हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। परीक्षा का सीज़न आ गया है, इसलिए मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी के रिवीजन सेट्स लेकर के। ऐसे रिवीजन सेट्स जिससे कि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज इसी सीरीज़ में 5th स्टैंडर्ड के हिंदी का रिवीजन सेट लेकर के मैं आज आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो हिंदी के पेपर्स देखेंगे। मेरे पास हिंदी के कुछ लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं जो कि मेरे स्कूल के हैं, सेंट एग्नेस हाई स्कूल, जैसा कि आप जानते हो। तो मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हो और अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हो उसमें। ओके, तो जैसे कि ये लास्ट ईयर का पेपर है मेरे पास, आप देख सकते हो। ये प्रथम सत्रांत 2022 हिंदी, यहाँ पे पैसेज थे और उस पर आधारित कृति आधारित प्रश्न पूछे गए थे। तो वो है, और एक और पेपर है जो कि 2019-20 का है। तो वन बाय वन हम करेंगे। पहले हम लास्ट ईयर के पेपर को देख लेते हैं और इसी में मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हैं। सही ढंग से आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जो पहला पैसेज दिया गया है वो है योग्य चुनाव में से, योग्य चुनाव का पैसेज है ये, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए। तो सबसे पहले हमें पैसेज, क्योंकि पैसेज ये सीन पैसेज है, हमें स्टोरी का आउटलाइन पहले से पता है कि स्टोरी की आइडिया क्या है, वो हमें पहले से पता रहता है। तो इसमें पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत सिर्फ अनसीन पैसेज में ज़्यादा रहती है, जहाँ पे हमें वह पैसेज समझने की ज़रूरत होती है पहले। तो यहाँ पे हमें इस पैसेज का आइडिया पहले से है कि ये पैसेज किसके बारे में है, तो हम डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, वृद्ध ने युवक को ढेरों क्या दिए। ओके, और यहाँ पे बॉक्स बना गया हुआ है, चौखट पूर्ण करो है, संजाल पूर्ण करो वाला प्रश्न है। तो हमें इसमें इसकी जैसा जो भी चौखट, जो भी आकृति दी गई है वो आकृति हमें ड्रॉ करनी है सेम टू सेम। इसमें एक बात हमें याद रखनी है कि आकृति को हम चेंज नहीं कर सकते, और एसएससी बोर्ड का जो रूल है वो ये कहता है कि हमें जो ये आकृति है वो पेन से ही ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके से उसमें थोड़ी बहुत ढील है, जैसे कि या तो आप पेंसिल से बनाइए या तो पेन से बनाइए, जिससे भी कंफर्टेबल है आप उससे बना सकते हैं। लेकिन बोर्ड का जो नियम है वो ये है कि हमें पेन से ही बनाना रहता है। अब जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, तो जैसे दिया है वैसे ही आपको लिखना है। पहले ये चौखट बनाना है, उसके अंदर ये प्रश्न लिखना है, वृद्ध ने युवक को ढेरों क्या दिए, एरो बना करके नीचे बॉक्स बनाना है, और बॉक्स के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है कि वृद्ध ने युवक को ढेरों। अभी इसका आंसर हमें पैसेज में हमें पता है कि वृद्ध ने युवक को आशीर्वाद दिए, क्योंकि जब उसने उस वृद्ध की मदद की थी। तो हमें आशीर्वाद शब्द पैसेज में ढूंढना है, और यहाँ पर हमें मिल गया वो, वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्पेलिंग हमें सही ढंग से देख करके यहाँ पर ड्रॉ करके उसके अंदर हमें आशीर्वाद लिखना है। तो इस तरीके से ये उत्तर होगा। तो इसमें लिखते समय हम इस तरीके से डाल सकते हैं, प्रश्न का नंबर डाल सकते हैं, प्रश्न लिख करके नंबर 1 जो भी प्रश्न दिया गया रहेगा चौखट पूर्ण करो में पहला नंबर डाल करके, जैसा कि इसमें हमें मैंने बताया। अब इसमें तो ये बहुत ही छोटा सा था, इसके लिए वृद्ध ने युवक को ढेरों क्या दिए, इस तरीके से हम लिख करके उसके बाद उसके चारों तरफ ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये बॉक्स अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं बनती है तो आप इसमें रूलर का भी उपयोग ले सकते हैं, अन्यथा सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले आंसर लिखिए और उसके बाद उसके चारों तरफ बॉक्स या जो भी शेप दिया गया है वो शेप आप बनाइए। तो इस तरीके से आपका सही ढंग से आप उसको आंसर को लिख सकेंगे अपने आंसर पेपर में। ये पहला हो गया। अब दूसरा जो है,
दूसरा भी उसी तरीके से हमारे पास प्रश्न है, कर्मवीर ऐसा नवयुवक था। अब कर्मवीर कैसा नवयुवक था, अगर इसे हमें देखना है तो स्टार्टिंग में ही कर्मवीर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कर्मवीर उम्मीदवार युवकों में से एक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। तो ये आंसर हमें मिल गया इसके अंदर यहाँ पर कि कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक। तो हमें वही यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ये जो है बड़ा सेंटेंस है, निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक, और ये एक लाइन में आना पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस आंसर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो वैसा ही पहले हम जैसा कि जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को कॉपी करेंगे। कर्मवीर ऐसा नवयुवक था, और इसे हम बॉक्स में बना देंगे। बॉक्स की जगह अगर ओवल शेप होता या राउंड शेप होता तो वैसा भी हम करने चाहिए। हमें जो चौखट जो दिया गया रहता है हम उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसा शेप दिया है वैसा ही शेप करना चाहिए। अब हमारा जो आंसर है ये बड़ा है, जो कि एक लाइन में आना पॉसिबल नहीं है। तो हम इस आंसर को ब्रेक करेंगे और इसे 2 लाइन में लिखेंगे पहले। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले आंसर लिखिए फिर उसके चारों तरफ बॉक्स बनाइए तो ईजी रहेगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आपने पहले बॉक्स बना लिया छोटा और उसके बाद फिर आप उसी में एडजस्ट करने जाएंगे तो बहुत ही घिचपिच हो जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग सही ढंग से नहीं रहेगी और छोटा छोटा लिख करके समझने में तकलीफ होगी। और जब समझने में सही ढंग से नहीं समझ में आता है तो मार्क्स वहाँ पे कटते हैं। तो अब जैसे इसका आंसर है निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक, तो हम उसे 2 लाइन में लिखेंगे। निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक। तो इस तरीके से हम 2 लाइन में लिख करके फिर हम इसे चारों तरफ बॉक्स से बना देंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो आप रूलर का उपयोग करिए। ये मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप रूलर से ही चारों तरफ बॉक्स बनाइए, जो कि ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से जो बड़े सेंटेंस है उन्हें हम 2 लाइन में लिख करके उसके बाद उसके चारों तरफ शेप बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था। तो यहाँ पर उसके आंसर हम ढूंढेंगे और उसका आंसर यहाँ है कि वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। तो बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो हमें इसका सिंपल आंसर लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में कि बैलगाड़ी वाला वृद्ध मंत्री जगत राम थे। इस तरीके से हम इसका पूरा आंसर यहाँ पर लिखेंगे। फिर समानार्थी शब्द पूछा गया है दर्द। दर्द का समानार्थी शब्द हमें पैसेज में से ढूंढ करके लिखना है, और यहाँ पर हम उसका जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसका आंसर हमें ढूंढना रहेगा। दर्द, दर्द मतलब होता है पेन, और पेन की बात कहाँ पर की गई है, अंत में की गई है। जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, तो पीड़ा जो है वो होता है पेन। तो यहाँ पर पीड़ा वर्ड बॉक्स में जिस तरीके से है उसी तरीके से अब इसका आंसर, समानार्थी शब्द का आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे कि सही ढंग से हमने यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर लिखा और उसके बाद हमने ये वर्ड लिखा दर्द इज इक्वल्स टू दे करके हम इसके अंदर वो मैंने पहले ही बॉक्स बना दिया, हालांकि पहले बॉक्स नहीं बनाना है, पीड़ा लिखने के बाद फिर हमें बॉक्स बनाना है। ओके, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है विलोम शब्द। विलोम मतलब ऑपोजिट। अप्रसन्न, अब ये बहुत ही कॉमन है, हमें इसमें से सीधा इसका आंसर होता है प्रसन्न, और हमें प्रसन्न शब्द ढूंढना है और उसका सही ढंग से हमें वर्ड लिखना है। तो हम प्रसन्न, यहाँ पे हमें जैसे मिल गया, सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रसन्न यहाँ पे हमें इस बॉक्स में लिख देना है, बॉक्स बना करके आंसर पेपर में। हमारा अगला प्रश्न है अलग अलग करके लिखो। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, हमें इस शब्द में 2 अलग अलग जो शब्द आए हैं उन्हें हमें लिखना है।
तो एक है बैल और दूसरा है गाड़ी। तो हमें ऐसा ही बनाना है और ऐसा ही डायग्राम बना करके हमें उसके अंदर इस तरीके से आंसर को लिखना है। कोई एक शब्द का युग्म लिखो। शब्द युग्म, शब्द युग्म मतलब होता है पेयर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जोड़ियाँ। और ये जो है दो शब्दों की जोड़ियाँ होती है जो कि एक हाइफन या डैश साइन के साथ हमेशा आता है। तो हमें पैसेज में शब्द युग्म ढूंढना है। कोई एक शब्द युग्म पूछा है तो हमें पहले वो डैश साइन ढूंढना है कि वो पंक्चुएशन मार्क जो एक डैश होता है वो कहाँ है। हमें अगर डैश मिल जाएगा तो हमें शब्द युग्म भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमें मिल गया भागते दौड़ते, ये शब्द युग्म मिल गया। अभी और देखते हैं कि और भी कोई शब्द युग्म है क्या इसके अंदर, देखते हैं आगे। अगर शब्द युग्म होगा तो लिखेंगे, नहीं तो एक हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें सिर्फ एक ही वर्ड मिला शब्द युग्म, और ये शब्द युग्म हम यहाँ पर लिख देंगे भागते दौड़ते। तो इस तरीके से हमने पहला पैसेज सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरा पैसेज देखेंगे। दूसरा पैसेज जो है वह गणाधन पाठ में से है। यहाँ पर ये भी सीन पैसेज है, इसकी भी स्टोरी लाइन हमें पता है। तो हम भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन को आंसर सर्च करेंगे। जैसे किसान रामदीन के गांव का नाम यह था। तो रामदीन जो था उसके किसान गांव का नाम क्या था, और ये हमेशा स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है सुंदरपुर गांव। तो सुंदरपुर जो है वो यहाँ पर आकृति पूर्ण करो है। आकृति पूर्ण करो में सेम इसी तरीके का हम आकृति बनाएंगे, और क्योंकि आंसर छोटा है तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे सुंदरपुर आसानी से हम ये बॉक्स बना करके लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर रामदीन और उसकी पत्नी किधर जा रहे थे। अब किधर जा रहे थे रामदीन और पत्नी, वो हमें भी पैसेज के स्टार्टिंग में ही पार्ट में मिलेगा। हमें इस तरफ ही मिलेगा। वो बुलाकर कहा कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो रामदीन और उसकी पत्नी कहाँ जा रहे थे, तीर्थ यात्रा पर। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये भी आसानी से एक लाइन में आ जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। फिर रामदीन को क्या सताया करती थी, एक प्रश्न है, और प्रश्न का आंसर कंप्लीट सेंटेंस में हमेशा लिखना है। तो रामदीन को क्या सताया करती थी, रामदीन को हमेशा अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। ये पूरा आंसर है। हालांकि वर्ड टू वर्ड नहीं दिया गया यहाँ पे, उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती, इस तरीके का सेंटेंस दिया गया है। अगर यही वर्ड टू वर्ड आप लिखने जाएंगे आंसर में तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा। वहाँ पे आपको हमेशा आंसर फ्रेम करना है क्वेश्चन की मदद से। यहाँ क्वेश्चन है रामदीन को क्या सताया करती थी, तो यहाँ पे आंसर आपको शुरू करना है क्वेश्चन से ही, रामदीन को। उसके बाद आपको आंसर पार्ट लिखना है, हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता, और उसके बाद फिर वापस क्वेश्चन पे लौट आना है, सताया करती थी। मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हटाना है और इसकी जगह पे आंसर्स लिखने हैं, और कंप्लीट सेंटेंस क्वेश्चन की ही मदद से करना है। यही करेक्ट तरीका है, सही तरीका होता है आंसर लिखने का। ओके। लिंग बदलो। लिंग बदलो में पति का होता है पत्नी, जो कि पैसेज में दिया गया है, और दूसरा है माता का पिता। ओके। ऐसे वर्ड्स बहुत ही कॉमन वर्ड्स होते हैं, तुरंत हमें समझ में आ जाते हैं। हालांकि वर्ड्स इसमें यहाँ पे हमें पैसेज में दिया गया है। ओके। पत्नी यहाँ पे दिया गया है और पिता यहाँ दिया गया है। वचन बदलो। वचन बदलो में बेटा दिया है, बेटा का वचन बदलो हो जाता है बेटे, जो कि यहाँ दिया गया है। आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने हालांकि जैसे आपको बताया यहाँ पे, इसी तरीके से आप लिखेंगे तो सबसे सही तरीका है। क्वेश्चन भी लिखिए, आंसर भी लिखिए, दोनों लिखिए और आंसर को बॉक्स में डालिए। सही तरीका लिखने का यही है। स्वमत। स्वमत मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसे आपको अपने खुद से लिखना रहता है, सोच समझ करके। आप अपने माता पिता को किन दो कामों से खुश रखेंगे उन्हें लिखिए। तो किस तरीके आप कौन से ऐसे दो अच्छे काम करेंगे जिससे कि आपके माता पिता खुश रहे, ऐसे आपको कोई भी दो काम लिखने हैं। तो दो काम लिखने मतलब आपको प्रॉपर सेंटेंस में फ्रेम करके लिखना है। सही ढंग से आप सेंटेंस फ्रेम करके लिखेंगे तो यहाँ पे 2 मार्क्स का आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
और आसानी से आपको इसमें यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, हम अपने माता पिता की हमेशा बात मानेंगे और उन माता पिता के जो भी काम है उन कामों में हम अपना योगदान देंगे, उनका हाथ बटाएंगे और इस तरीके से हम उन्हें खुश रखेंगे। तो इस तरीके से 2 काम या और भी दूसरे जो काम है जो करके आप अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं, आप वो उन्हें लिख सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो पोयम है वो नीम पोयम में से है और इसके जो आकृति पूर्ण करो है वहाँ देखते हैं। नीम का पेड़ यह नहीं है। 4 बॉक्स दिए गए हैं और जितने बॉक्स दिए गए रहते समझ लीजिए उतने आंसर है, उतने आंसर हमें लिखने हैं ढूंढ करके। अब यहाँ पे देखा जाए तो नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य, हकीम। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, डॉक्टर, ओझा, वैद्य, हकीम। ये चारों वर्ड चारों बॉक्स में आसानी से फिट हो जाएंगे। आंसर पेपर में हमें यहाँ पे सेम डायग्राम बनाना है और सेम डायग्राम बना करके ये चारों बॉक्स हमें बनाने हैं। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है नीम का पेड़ यह नहीं है, हो सकता है कि यह एक लाइन में फिट ना हो, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 लाइन में बना सकते हैं। इससे क्या डायग्राम चेंज नहीं होगा, डायग्राम सेम रहेगा। 2 बॉक्स साइड में, 2 बॉक्स नीचे, इसी तरीके का हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हम इसे आंसर पेपर में फिट कर सकते हैं। हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर दिया, फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक आंसर के लिए बॉक्स बनाना है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर नीम का पेड़ यह नहीं है। उसके बाद इसके चारों तरफ आप बॉक्स बना लीजिए। रूलर से बनाएंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम 4 तरफ 4 बना सकते हैं। आंसर पहले हम लिख सकते हैं डॉक्टर, ओझा, वैद्य और हकीम। इस तरीके से 4 आंसर लिख लीजिए और उसके बाद उसके चारों तरफ आप बॉक्स बना करके लाइन यहाँ पर ऐड कर दीजिए ताकि आसानी से आपका बॉक्स बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि आकृति बनाने में तकलीफ होती है या आंसर उसको फिट करने में उसमें तकलीफ होती है, तो उसके लिए हम पहले आंसर लिखेंगे उसके बाद। तो इस तरीके से आसानी से हम इसको अपने पेज पर फिट कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नीम के पेड़ के नीचे जो आता है उसकी क्या मिटती है, यह प्रश्न है। तो इसका आंसर हमेशा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको क्वेश्चन से ही शुरू करना है। नीम के पेड़ के नीचे जो आता है उसकी, ये क्वेश्चन वर्ड है, हमें इसे हटाना है और इसकी जगह हमें आंसर लिखना है। तो आंसर क्या है, उसकी गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। तो गर्मी और थकान ये वर्ड है, यहाँ पे हमें ऐड कर देंगे। नीम के पेड़ के नीचे जो आता है उसकी गर्मी और थकान मिटती है, बस। तो इस तरीके से हम पूरा आंसर फ्रेम करके लिखेंगे। नीम इस शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करो। अभी नीम जो है इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब आपका अपना वाक्य आपको बनाना है नीम शब्द के साथ। ओके, तो ये कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं अपने से कि नीम एक बहुत ही उपयोगी पेड़ है, या सिंपल सा दूसरा सेंटेंस, नीम की पत्तियों में बहुत औषधीय गुण पाए जाते हैं। इस तरीके से आप कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं। समानार्थी शब्द पूछा है, वृक्ष। वृक्ष का समानार्थी शब्द हमें पोयम में से ही ढूंढना है, पेड़। और उस पेड़ को फिर हम ऐसे ही लिखेंगे। शब्द रचना वाले शब्द प्रश्न को मैंने पहले ही बता दिया है कि आप किस तरीके से उसके आंसर को लिख सकते हैं। स्वमत प्रश्न आया है, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला। नीम के पेड़ के कोई 2 फायदे लिखिए। आपको कोई 2 लाभ लिखने हैं नीम के पेड़ के। तो बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पोएम में दिए गए हैं। अगर आप इन्हें न लिखें और अपने से कोई 2 और नए फ़ायदे लिखें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स प्रश्न है, स्वमत के प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज। तो
तो यहाँ पर जो है अनसीन पैसेज में आपको पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज का आपको आइडिया नहीं होता है। तो पहले आप पैसेज पढ़िए, उसका आइडिया लीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस पढ़ करके उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो नारियल एक बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली ज़मीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। उसकी गरी भी खाने में बहुत मीठी लगती है। कच्ची गरी से चटनी बनती है। पक्की गरी से तेल निकलता है। नारियल के तने से बहुत अच्छी लकड़ी मिलती है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती है। नारियल के सूखे फल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल मंदिरों में चढ़ाया जाता है। इस प्रकार नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है, इसलिए नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। हमें कम से कम एक आइडिया मिल गया कि ये पूरा का पूरा पैसेज नारियल के बारे में दिया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं, नारियल का पानी कैसा होता है। अब जब आपने पैसेज पढ़ लिया तो उसके बाद आप प्रश्न पढ़िए और उसके बाद फिर उसका उत्तर ढूंढिए। तो नारियल का पानी कैसा होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नारियल का पानी हमें यहाँ मिल गया। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे इसका। नारियल का पानी कैसा वर्ड एक क्वेश्चन वर्ड है, इसे हटाएंगे और आंसर को यहाँ पर लिख देंगे, मीठा और स्वादिष्ट। उसके बाद बाकी का सेम टू सेम कॉपी करेंगे। ओके। नारियल के पत्तों से क्या बनाया जाता है। नारियल के पत्तों से क्वेश्चन वर्ड को हटाएंगे और आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो पत्तों से कहाँ है, यहाँ पर हमें यहाँ मिलेगा। इसके पत्तों से चटाइयाँ टोकरियाँ, तो चटाइयाँ और टोकरियाँ जो है आंसर है। तो नारियल के पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाया जाता है। अब टोकरियाँ है इसलिए यहाँ पे चेंज हो करके बनाई आ जाएगा, बनाई जाती है। फिर नारियल के सूखे फल को क्या कहते हैं। नारियल के सूखे फल को श्रीफल, श्रीफल आंसर है। यहाँ पे क्या वर्ड हटेगा और श्रीफल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है, तो नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है, इसलिए नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं। अनसीन पैसेज जो आता है, अपठित गद्यांश जो आता है, उसमें जो लास्ट प्रश्न रहता है वो हमेशा ये शीर्षक वाला प्रश्न रहता है। शीर्षक का अर्थ होता है टाइटल। तो ये जो पैसेज जिसके बारे में है उसका टाइटल हमें यहाँ पे लिखना रहता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उसका पैसेज का टाइटल लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा टाइटल इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दो में शीर्षक जो है नारियल, जैसा कि हम लोग पैसेज पढ़ने से आइडिया मिल गया है कि पूरा पैसेज नारियल के बारे में है, तो हम उसे लिख सकते हैं। अब ग्रामर जो है वो 5th स्टैंडर्ड का, किन्हीं दो सब्जियों के नाम, तो दो सब्जियों के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। किन्हीं दो रंगों के नाम, किसी दो रंगों के नाम हो लिख सकते हैं। और दिए गए अंकों को अक्षरों में लिखो। अंक जो है थे 26 से 50 तक थे, तो इसमें 32, 44, 29, 30 इस तरीके से नंबर्स दिए गए। नंबर नेम्स ऑलरेडी किए गए हैं। अब यहाँ पर जो दो थे वो लास्ट ईयर थे, इस साल ये नहीं है। इस साल जो है वो शब्दों के भेद है, शब्दों के भेद, जिसमें कि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, ये 4 वाक्य में से ये चारों को ढूंढ करके हम लिखते हैं। और दूसरा जो है वो है संज्ञा, संज्ञा व उसके प्रकार, संज्ञा के प्रकार पहचानने के लिए। संज्ञा मतलब नाउन, और संज्ञा के 2 प्रकार जो हमने किए हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा। तो वो पहचानने के लिए एग्जाम में आएंगे। तो इस तरीके का ग्रामर होगा। और नंबर नेम्स तो है जो कि 26 से 50 तक नंबर नेम्स करवाए गए कक्षा में। आखिरी जो है वो है किसी एक विषय पर 8 से 10 वाक्यों में निबंध लिखिए। निबंध के जो टॉपिक्स है बहुत ही सिंपल रहते हैं। मेरी माँ, मेरा प्रिय पशु, मेरी पाठशाला, इस तरीके के से टॉपिक्स रहते हैं। किसी एक विषय पर आपको 8 से 10 वाक्यों में निबंध लिखना है। अब जो निबंध जो हम लिखते हैं, निबंध लिखने का एक फॉर्मेट होता है, 3 पैराग्राफ्स में लिखना। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन होता है। सेकेंड पैराग्राफ जो है वो बॉडी कहलाती है, जिसे विषय वस्तु कहते हैं हिंदी में। और थर्ड पैराग्राफ जो होता है उपसंहार कहलाता है, जिसे कि कंक्लूजन कहते हैं। तो ये 3 पैराग्राफ्स में ऐसे को लिखना कंपलसरी होता है। निबंध को हमेशा 3 पैराग्राफ में, तो उससे ज़्यादा में भी लिखा जाता है, लेकिन कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखना कंपलसरी होता है। मेरी माँ, मेरा प्रिय पशु। अब इसके अंदर जो है कभी कभी बहुत मिस्टेक होता है, बच्चे मेरा प्रिय पशु की जगह मेरा प्रिय पक्षी लिख देते हैं। हालांकि टॉपिक यही डालते हैं, पशु मतलब होता है एनिमल, प्राणी, लेकिन उसके बदले किसी पक्षी के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मोर के बारे में या तोता के बारे में,
किसी और पक्षी के बारे में लिखना शुरू कर देते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरा प्रिय पशु दिया है कि मेरा प्रिय पक्षी दिया है, और मेरी पाठशाला तो मेरी पाठशाला के बारे में। तो जिसकी जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें 3 पैराग्राफ आपको लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो कि 3 से 4 लाइन का होता है। दूसरा जो है विषय वस्तु अर्थात बॉडी होती है जो कि 8 से 10 लाइन का होता है। और तीसरा पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन होता है जो कि फिर से 3 से 4 लाइन का होता है। इस तरीके से हम ये पूरा निबंध लिख सकते हैं। तो ये पूरा पेपर फॉर्मेट था, पूरा पेपर था। रिवीजन सेट मैंने करवाया जो कि लास्ट ईयर का पेपर था। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे पास 2 पेपर, एक और पेपर है। तो इस पेपर को मैं आप लोगों को करने के लिए इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसे डाल दूंगा, और इस पेपर को आप लोग अपने से सॉल्व करिए ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह रिवीजन सेट था, और जिससे कि आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी और आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। इस पूरे वीडियो के बारे में और जो रिवीजन सेट मैं शुरू कर रहा हूँ हर क्लास का रहेगा, तो इस सब के बारे में यदि आपका कोई भी डाउट है, प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि सभी लोगों की इस एग्ज़ाम समय में मदद हो सके और वे लोग अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सके।